evening to all. I'm Akanksha. I'm part of the community outreach team of Zen Onco, and I give you all a very warm welcome to this session. I would just like to know from you whether I'm audible. If you can just comment on the chat box whether you're able to hear me. Okay, thank you, Meenakshi. So we will move ahead with our session now. Let me present a very warm welcome to Mrs. Triveni and Mrs. Shilpa. They would be holding this Q&A session, which is specific to glioblastoma and brain cancer patients and the types of anti-cancer foods that they should be eating and following as part of their treatment plan. We have been collecting a lot of questions from patients and caregivers who are dealing with glioblastoma and brain cancer. So we would first go through those questions, and then later we would pick up the questions that are being asked in the chat box. So with this, I would like Mrs. Shilpa and Mrs. Triveni to start the session. Thank you. Thank you, Akansha, for that introduction. And we are again very happy to be here to be answering all your queries and questions regarding the diet, especially for GBM patients. And as I introduced myself before, I am Shilpa. I am I'm an onco-nutritionist here working in zenonco.io. And with me, I have Ms. Triveni. Hi, even I'm glad to be here, and we are here to answer all your queries. Yeah, let's start the session now. Shilpa, yeah? Yes. So I think Triveni, yours is the first question. Which diet is best for GBM? The diet for GBM, यहाँ पर ये सवाल आया है कि कौन सा डाइट GBM लोगों के लिए अच्छा है. So I would generally suggest, like all vegan or vegetarian diet would be the best one, क्योंकि वो vegetarian diets में ज़्यादा anti-inflammatory and antioxidant rich properties रहते हैं. So we should generally opt for, especially for the cancer patients. ओके क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे इंडोल्स होते हैं कुछ वेजिटेबल्स में, लाइक क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में इंडोल्स होते हैं, एंड एंथोसायनिन्स इन अदर वेजिटेबल्स लाइक डार्क ब्लू एंड पर्पल वेजिटेबल्स में होते हैं. वो एंटीऑक्सीडेंट्स विल एक्चुअली हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्रोथ और द सप्रेसिंग द कैंसर सेल्स. So we have to include all the vegetarian source of foods. And along with that, if you are using all plant-based milk, भी use कर सकते हो. Normal milk you should avoid, and instead of that you can go with A2 milk. जो A2 milk जो होता है वो देसी गाय का दूध होता है, आप वो यूज कर सकते हो अपने डाइट में. नेक्स्ट क्वेश्चन था, कीटो डाइट कैंसर पेशेंट्स के लिए अच्छा है कि नहीं? तो कीटो डाइट के बारे में अगर हम बोलेंगे तो वो सबसे पहले एडवाइस किया था एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए, क्यों, और उन एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए जिनके ऊपर मेडिकेशंस असर नहीं करते हैं. तो कीटो डाइट का ये स्पेशलिटी है कि उसमें से जो 70% जो कैलोरीज हमारा डाइट जो हमें आता है वो फैट से आता है, और बाकी का 30% प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से आता है. जब हम इसे नॉर्मल डाइट के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे नॉर्मल डाइट में 70% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आता है, फैट से नहीं आता है. तो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है इसमें. और इसका लॉजिक बिहाइंड कीटो डाइट ये है कि हमारे बॉडी को फोर्स किया जाता है इस टाइम पे कि हम ग्लूकोज को यूज ना करें एनर्जी के लिए, बट उसके बदले में हम कीटोन बॉडीज वो बॉडीज होते हैं जो कि फैट को मेटाबोलाइज करने के बाद बॉडी प्रोड्यूस करता है. तो कीटोन बॉडीज को यूज करें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. तो इससे क्या होता है कि इसका ये थियरी है कि क्या बोलते हैं, हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कीटोन बॉडीज को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकते. तो कैंसर सेल्स के लिए वो एक अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है उस बॉडी में रहना. पर इसके ऊपर रिसर्च और भी चल रहा है बहुत. ये अभी के लिए थियरी की तरह ही बताया गया है, और मेनली कीटोन डाइट्स अभी भी जीबीएम पेशेंट्स में भी अगर वो यूज़ होता है तो वो तब यूज़ किया जाता है जब उनको बहुत ज़्यादा सीजर्स होता है. और उसके साथ साथ हमें ये भी
देखना पड़ेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज फैट से आता है। तो क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट्स को कोई कोमोर्बिडिटीज है कि नहीं, जैसे कि उनको डायबिटीज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकता है, तो कोलेस्ट्रॉल किसी किसी पेशेंट्स का ज़्यादा होता है। तो इन पेशेंट्स के लिए कीटोजेनिक डाइट एक वायबल ऑप्शन नहीं है। और साथ में कीटोजेनिक डाइट जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। तो वो एक डॉक्टर और एक डाइटिशियन के गाइडेंस के अंडर ही करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी करने पड़ते हैं बीच बीच में। तो इसमें हमें बीच बीच में वी हैव टू कीप चेकिंग कि कीटोसिस हुआ है कि नहीं, कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी में कितना बना है कि नहीं, वो भी बीच बीच में चेक करते रहना पड़ेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट डाइट टू फॉलो। यहाँ पे हम कीटो डाइट अभी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, और इसके लिए स्पेसिफिक डाइटिशियंस भी होती हैं जिन्होंने स्पेशली कीटोजेनिक डाइट के ऊपर काम किया होता है। मेरे लिए एक सवाल आया है कि क्या जीबीएम डाइट अलग होता है नॉर्मल कैंसर डाइट से? तो या डेफिनेटली सब कैंसर पेशेंट्स के लिए एक जो नॉर्मल डाइट होता है वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट होता है, एंटी कैंसर डाइट होता है, वो उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे उसमें व्हीट, शुगर एंड प्रोसेस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स ऐड करना चाहिए अपने डाइट में। जैसे जीबीएम पेशेंट्स के लिए थोड़ा अलग सा ही होगा डाइट, क्योंकि उनके कंडीशन अलग होता है, उनका मूड स्विंग्स होता रहता है, शीजर्स भी होते हैं, मेमोरी लॉस भी होता है। तो उनके लिए डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन हमें डाइट को चेंज करना चाहिए। और सब एक ही डाइट सब पेशेंट्स के लिए, सब जीबीएम पेशेंट्स के लिए फिट नहीं होता है। उनका दूसरे कोमॉर्बिडिटीज भी ध्यान रखते हुए हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा डाइट को। और यूजुअली हम अश्वगंधा और थोड़ा और हम गार्लिक, जिंजर, ये सारे चीज हमें ऐड करना चाहिए उन लोगों में, जीबीएम पेशेंट्स में। और वो भी अंडर द गाइडेंस वो सप्लीमेंट्स वगैरह लेना चाहिए। ये नहीं कि आप, जब हम बोलते हैं गार्लिक वगैरह आप यूज कर सकते हो, कि कोई ये भी करते हैं कि ज्यादा मात्रा में यूज कर लेते हैं और उसको बाद में एसिडिटी का प्रॉब्लम और वो भी दूसरे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाता है। तो बेटर है आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप लेने से बहुत फायदा होगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट शुड वन नॉट ईट, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो कैंसर पेशेंट्स में बेसिकली हमें वाइट प्रोडक्ट्स अवॉइड करना होगा, मेनली वाइट राइस, वाइट शुगर, वाइट ब्रेड, वाइट फ्लोर और सॉल्ट, ये सब हमें अवॉइड करना अच्छा होता है। और कोई भी रिफाइंड प्रोडक्ट जैसे कि साबूदाना हो गया, मैदा, रवा, सेमिया, जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स होता है वो सब अवॉइड करना ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे कैलोरीज और एनर्जी बहुत जल्दी हमारी बॉडी को मिलता है, कैंसर सेल्स को मिलता है, और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ सकता है। उसके साथ साथ हमें बाकी के इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी अवॉइड करने होंगे, जैसे कि वीट प्रोडक्ट्स अवॉइड करना होगा, क्योंकि वीट में ग्लूटेन होता है। और उसके बदले में आप मिलेट्स को यूज़ कर सकते हो। मिलेट्स आर वेरी बेनिफिशियल, उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो इन्फ्लेमेशन नहीं कॉज करते हैं, उसमें आयरन भी ज़्यादा होता है, फाइबर भी ज़्यादा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो अब मिलेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स भी अवेलेबल है, जैसे कि कोडो मिलेट, बकव्हीट मिलेट, रागी, समय, और इन मिलेट्स को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना अच्छा होगा, स्पेशली द पैकेट मिल्क जो हमें आजकल मिलता है। A2 मिल्क आप यूज़ कर सकते हो, जो कि देसी गाय से मिलता है, नहीं तो प्लांट बेस्ड मिल्क आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स नहीं होते हैं। बाकी का जो हमें पैकेट में जो यूजुअली मिल्क मिलता है उसमें एक A1 प्रोटीन होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स खाने से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, तो एक वेजिटेरियन नहीं तो वेगन डाइट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और साथ साथ में शुगर्स भी अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि शुगर से भी कैंसर सेल्स को बहुत जल्दी बढ़ावा मिलता है, कैंसर बढ़ने के भी चांसेस हैं। अगर आपको मीठा कुछ चाहिए, आपको मीठा पसंद है, तो आप उसके बदले में डेट्स यूज़ कर सकते हो, रेजिन्स यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ किशमिश यूज़ कर सकते हो, नहीं तो स्टीविया यूज़ कर सकते हो। तो हर जो भी चीज़ आपको अवॉइड करना है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है, शुड भी अगर कैंसर पेशेंट है तो उनको वेगन बनना चाहिए या वेगन डाइट फॉलो करना चाहिए, वो किस लिए?
तो हाँ, मैं ये कहती हूँ कि देखिए हमारा बॉडी ऐसे डिजाइन है कि हम लोग नॉनवेज ना इजीली डाइजेशन नहीं होता है, तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम, मतलब बहुत देर चाहिए हमें नॉनवेज को डाइजेशन होने के लिए। तो वही आप प्लांट बेस्ड फूड वगैरह खाते हो तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जब भी आप एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो वो सारे पीएच लेवल ज्यादा हो जाता है। जब वो पीएच लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो वो फेवरेबल हो जाता है कैंसर सेल्स को बढ़ने में या उसको ग्रो होने में बहुत चांसेस हो जाता है। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट आप टोटली अवॉइड करने से बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम और सब धीरे धीरे आपका ये भी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी भी कम से रिएक्ट हो जाएगा जब आप कैंसर से गुजर रहे हो। तो यू शुड बी मोर अवेयर कि आपको जो फायदा करता है वही डाइट आपको लेना चाहिए। तो ऑलरेडी शिल्पा ने बताया है कि हमें मीट और A2 नॉर्मल वाला मिल्क वगैरह अवॉइड करके आपको प्लांट बेस्ड वाला मिल्क, अगर आप दूध पीने का आदत है तो आप लोगों का दूध का बहुत मतलब इच्छा हो रहा है पीने में, तो आप लोग उसको प्लांट बेस्ड मिल्क आप यूज कर सकते हो, जैसे सस्मे मिल्क हो गया या पीनट वाला मिल्क आप हो गया। तो आप इन सारे चीज को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में, वो आपको ज्यादा फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ नहीं होगा आपको। तो बेटर आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ वेगन और अ वेजिटेरियन डाइट। Thank you, Rimini. मेरा क्वेश्चन है, we have seen examples from Luke and Dr. Nathan. How is your plan similar or different from them? तो हमारा डाइट प्लान कैसा है कि वो कस्टमाइज्ड है, इंडिविजुअलाइज्ड है हर पेशेंट्स के लिए। तो उसमें हम कैंसर टाइप को देखते हैं, क्या डिसीज़ है, कौन सा कैंसर है वो देखते हैं, उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है कि नहीं वो भी देखते हैं। और उसके साथ साथ हम साइंटिफिक स्टडीज़ को भी फॉलो करते हैं, जर्नल्स को फॉलो करते हैं गाइड करने के लिए, पेशेंट्स को गाइड करने के लिए। तो डॉक्टर नेथन का डाइट मोस्टली कीटो डाइट की तरह है, तो हमारा डाइट बहुत ही डिफरेंट है उनसे। वाइल ल्यूक का और हमारा डाइट थोड़ा बहुत सिमिलर ही होगा, क्योंकि हम दोनों ही प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं। पर हमारे डाइट में एक और डिफरेंस है कि हम सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमारा एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है। दैट इज़ हम इट्स नॉट, ये डाइट खाली नहीं है, हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप डाइट, मेडिकल कैनबिस, आयुर्वेदा और आपका मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, आपकी जो डॉक्टर ने बोला है वो सब साथ में आप फॉलो करें, ताकि सो दैट हम कैंसर को हर तरह से अटैक कर रहे हो और वो जीत ना सके। शिल्पा, मैं यहाँ पर और एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। जब भी हम सप्लीमेंट्स रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो इसके पीछे एक बहुत फुल मीनिंग रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब भी हम जो भी डाइट खा रहे हो वो सारा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन में नहीं होता है, और बॉडी को भी है ना वो जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हर एक टाइम में हम प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। जैसे पेशेंट अभी लूज मोशन से गुजर रहा है या उनको वॉमिटिंग या नौशिया फीलिंग है, तभी वो सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू तो जाएगा नहीं शरीर में। तब हम लोग ये सप्लीमेंट्स ऐड करने से उनको वो न्यूट्रिएंट वैल्यूज ऐड हो जाएंगे और उनका और भी कंडीशन बेहतर बना सकते हैं, है ना। दैट इज द रीजन वी रेकमेंड सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी होता है कैंसर पेशेंट्स में। दे हैव टू कंसल्ट देयर डाइटिशियन, और डॉक्टर्स का आप रिव्यू लेके आप स्टार्ट कर सकते हो सप्लीमेंट्स। क्वेश्चन मेरे लिए है, व्हाट आर द 2 बुक्स यू रेकमेंड फॉर एंटी कैंसर डाइट के लिए? तो बेसिकली देर आर नो सच काइंड ऑफ बुक्स। वी बेसिकली रेफर 2 or 3 बुक्स, लाइक क्रॉस हो गया या न्यूट्रिशन फॉर ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स, एंड वी जनरली वी आर मोर इनटू रिसर्च आर्टिकल्स में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, और वी विल कलेक्ट ऑल दी एविडेंस बेस्ड जो होते हैं वो आर्टिकल्स हम देख के हम आपको सजेस्ट करते हैं डाइट वगैरह। एंड वी ऑल्सो फॉलो एस्पेन गाइडलाइंस जो होते हैं और IAPN का गाइडलाइंस जो होते हैं, हम बेसिकली उनको फॉलो करके एंड अपने पेशेंट्स को हम डाइट सजेस्ट करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, व्हाट टू डू टू हैव एनर्जी टू एंड टू अवॉइड गेटिंग वीक। ये बेसिकली डेक्सा रिलेटेड क्वेश्चन है। जब वो डेक्सामेथासोन ले रहे हैं तो उनको वीकनेस होता है, खा नहीं पाते हैं, तो क्या करना चाहिए?
तो इट्स नॉट ओनली डेक्सा, बहुत सारे कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जब मेडिकेशन सब लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है एनोरेक्सिया का। एनोरेक्सिया बेसिकली वो है जिसमें हमें खाना नहीं खा पा रहे हैं और खाना देख के खाने का मन ही नहीं कर रहा है, और वीकनेस, उसकी वजह से वीकनेस बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि डाइट प्लान ऐसे बनाते हैं ताकि हम स्मॉल मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स दें, दैट इज एवरी हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना वैसे करके देने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ज़्यादा खाना पेशेंट को फोर्स नहीं कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में दे रहे हैं, और ये जो स्मॉल क्वांटिटीज हम दे रहे हैं वो भी ऐसे प्लान करते हैं कि वो स्मॉल क्वांटिटी में ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा प्रोटीन्स हो। तो स्मूदीज नहीं तो शेक्स, वैसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस जाता है। उसके अलावा सेमी सॉलिड फूड्स लाइक खिचड़ी, पोंगल, गंजी, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी ही खा रहे हैं तो भी उसमें अच्छा खासा कैलोरीज और प्रोटीन्स मिल जाता है उनको। और कुछ चीज़ें जैसे कि नट्स एंड ऑल वो पाउडर करके दे सकते हैं, और उसको नट पाउडर हम डिफरेंट डिफरेंट डिशेस के ऊपर डाल सकते हैं जिससे उससे उसका भी बेनिफिट उनको मिले। क्वेश्चन ये है कि कैंसर पेशेंट्स फील एक्सट्रीमली हंग्री ड्यू टू डेक्सा, व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। हाँ, जब पेशेंट डेक्सामेथासोन ले रहे हैं तो उनको लो सॉल्ट एंड लो सोडियम डाइट पर होना चाहिए एंड पोटेशियम रिच डाइट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ प्रोटीन्स को भी उनको ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। इफ द पेशेंट्स को और भी ज़्यादा भूख लग रहा है तो उनका वेट गेन भी एक सिचुएशन है कि उनका वेट भी गेन हो रहा है, तो उसको भी हमें ध्यान रखते हुए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्लेस करते हुए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, और उसके साथ साथ उनके डाइट में लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहिए। क्योंकि वेट गेन, अभी कैंसर पेशेंट में वेट गेन होना वो दूसरी कोमॉर्बिडिटीज के लिए फायदा हो सकता है, मतलब दे कैन इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ अदर कोमॉर्बिडिटीज लाइक ब्लड शुगर लेवल्स भी इंक्रीज होने का चांसेस रहता है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी इंक्रीज होने का चांसेस रहता है। और जब वेट बढ़ता है तो उनका सारा ब्लड पैरामीटर्स भी चेंज होने लगता है, जैसे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो भी बढ़ने का चांसेस रहता है। तो ये फिर वो इन्फ्लेमेशन भी बढ़ जाता है वेट के साथ, तो उसको हम ख्याल रखते हुए हमें डाइट को भी टेपर करना चाहिए अगर वो पेशेंट वेट गेन हो रहा है। तो अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसको और कैलोरीज बढ़ाना चाहिए, वो भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन वगैरह ऐड करके ऐसे हमें कस्टमाइज करना चाहिए, क्योंकि सबका बॉडी अलग होता है, सबका डाइट प्लान भी अलग होता है। So we have to take care of all these things and then customize a diet chart and give it to the patient. So I would like to add the point, I think you have already said, but still कि हम जब वेट गेन होता है तब भी हम स्मॉल मील्स एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स बोलते हैं, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी भूख लग रहा है और आपके सामने अगर प्लेट रखा जाता है तो और भूख लग रहा है तो आप ज़्यादा खाना खाने के चांसेस है। तो अगर स्मॉल मील्स ले रहे हो बीच बीच में तो आप खाना खाने के लिए तब बैठोगे जब आपको भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका मील शायद लास्ट मील 2 घंटे पहले हो चुका है, तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगता है उस टाइम पे। और भूख लगने से पहले खाना ही ज़्यादा अच्छा होगा इस वक्त में, और खाना ऐसे खाना चाहिए उस टाइम पे ताकि आपका पेट पूरी तरह ना भरे, आधा भरते ही आपको यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ। और सैलेड्स वैसी चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत कम होता है। नहीं तो उनको चाहिए तो दे कैन इवन इंक्लूड बटर मिल्क भी ले सकते हो, उसमें फ्लैक्सीड पाउडर वगैरह ऐड करके आप लेने से ना उनका कैलोरीज भी कम हो जाता है और उनको सैटिस्फाइड भी फील होता है और जल्दी से भूख भी नहीं लगता है। तो वी हैव टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स एंड देन वी हैव टू सजेस्ट लाइक व्हाट एग्जैक्टली शुड बी टेकन एट प्रॉपर टाइमिंग्स। So my next question is, we have so many medications, how to make diet plan work with so many supplements and medication? तो सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशन जब आता है तो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आ जाता है पेशेंट्स को। तो मेडिकेशन तो डेफिनेटली आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही इंटीग्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो सप्लीमेंट्स के लिए हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक डाइट आप स्लोली स्टार्ट कर सकते हो। सो इफ अगर सप्लीमेंट्स आपको 3 बताया गया है, मैं ये न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज नॉट मेडिकेशन।
तो वो अगर आपको 3 कैप्सूल बोला है तो यू कैन स्टार्ट विद 1 एंड देन ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। बट द थिंग इज, आपको जो आपका जो डोसेज बताया गया है वहां तक आपको, यू हैव टू रीच दैट डोसेज, वो डोसेज तक आपको पहुंचना है और वो खाना है। और सप्लीमेंटेशन भी हम ऐसा नहीं है कि हम क्या बोलते हैं, डाइट के साथ बहुत सारा आपने देखा होगा, करक्यूमिन है, ओस्मिनिया है, मिल्क थिसिल है, और बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को सारा सप्लीमेंट्स दिया जाता है। सप्लीमेंट्स आपके डिसीज कंडीशन, आपके कोमॉर्बिडिटीज, आपको क्या क्या मेडिकेशंस आप अभी ले रहे हो, आपको कीमोथेरेपी चल रहा है कि नहीं, और कौन सा कीमोथेरेपी चल रहा है, वो सब देख के उसके लिए सूटेबल मेडिकेशन सप्लीमेंट्स खाली हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मेरे लिए और एक क्वेश्चन है कि ऑलरेडी आई एम एंशियस अबाउट मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, टेस्ट एक्सेट्रा, प्लस शीजर्स भी है, तो विल द डाइट बी इजी टू फॉलो? Yes, definitely. If you have a will to fight this cancer, yeah, your efforts are really important. So पेशेंट्स ऑलरेडी ओवरवेल्म हो जाता है जब उनके साथ इतना सारा मेडिकेशंस है और टेस्ट भी चल रहा है साथ में, तो या डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन मेडिकेशंस को आपको बंद नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, वो भी जैसे आपका डॉक्टर सजेस्ट करता है वैसे ही आपको लेना चाहिए। हाँ, डाइट आप चाहिए तो इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली आप शुरू कर सकते हो। ऐसे कि सुबह जब आपकी कोई भी डाइटिशियन या हम लोग आपको डाइट चार्ट शेयर करते हैं, तो आप एक साथ इकट्ठा शुरू करने से किसी को भी ज़्यादा लगेगा या प्रॉब्लम लगेगा, घर पे जो खाना बना रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा ही लगेगा। तो आप उस समय पर क्या कर सकते हो कि मॉर्निंग के टाइम आप जो हम लोगों ने रेकमेंड किया है वो आप 2-3 दिन के लिए पहले वो फॉलो कीजिए। जैसे मॉर्निंग ड्रिंक हो गया, हम लोग जो भी, या प्रोबायोटिक हमने शुरू डाइट चार्ट में प्रिस्क्राइब करते हैं, वो आप पहले शुरू कीजिए। देन ग्रेजुअली 2-3 दिन के बाद आप ब्रेकफास्ट में चेंजेस करना शुरू कीजिए, एंड वो भी थोड़े दिन के बाद फिर आप लंच और फिर डिनर में भी चेंजेस लेके आ सकते हो। लेकिन एक ही, हम लोग ये नहीं बोलते कि आपको एक ही दिन में सारा चीज शुरू करना है, आपको ग्रेजुअली एक एक चीज को इंक्लूड करना है और चेंजेस करते जाना है आपके डाइट में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई क्रश द मेडिकेशंस एंड ऐड इन फूड इफ आई कांट swallow so many pills and supplements? तो ये बेसिकली सारे मेडिकेशन हम खाने के साथ नहीं दे सकते। आप क्रश करके उसे डेफिनेटली दे सकते हो, पर वो खाने के साथ सारे मेडिकेशन काम नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो खाने के साथ लेने से वो फूड और ड्रग का इंटरेक्शन हो जाता है। तो या तो वो ऐसा होता है कि वो फूड की वजह से वो ड्रग अब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी में और वो ड्रग का एफिशिएंसी नहीं होता है, नहीं तो ड्रग की वजह से फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी में। तो दोनों ही इट्स नॉट गुड फॉर अवर बॉडी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो थायराइड मेडिकेशन अगर आप खाने के साथ लोगे तो वो मेडिकेशन अब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। इनफैक्ट थायराइड सबसे पहले सुबह में लेने के बाद हमें 1 आवर का गैप देना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ और मेडिकेशंस है, कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं जो सिट्रस फ्रूट्स के साथ नहीं जाता है, स्पेशली ग्रेप फ्रूट के साथ ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उस मेडिकेशन का इफेक्ट चला जाता है। तो जब आप मेडिकेशन खरीद रहे हो तो आपके फार्मासिस्ट आपको बताएंगे, नहीं तो आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे ये खाना आपको खाने से पहले लेना है या खाने के साथ लेना है या खाने के बाद में ही लेना है करके, तो वो आपको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। बट सप्लीमेंट्स या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स की अगर बात है तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स आपको खाने के साथ ही लेना है, स्पेशली अगर वाइटामिन्स है और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है तो उनको फैट की जरूरत है अब्जॉर्ब होने के लिए, तो खाने के साथ लेने से ही एफिशिएंट होगा। पर डेफिनेटली आप क्रश करके दे सकते हो। एक सवाल आया है कि कैन आई कांट गिव अप माय शुगर क्रेविंग्स, कैन आई चीट फ्यू टाइम्स और कैन यू शेयर ए सब्स्टिट्यूट? हाँ, बहुत लोगों को ये मीठा बहुत पसंद होता है, और जब भी आप डिप्रेस होते हो या आपका लो फील करते हो तो हमारा ब्रेन और हमारा स्टमक को स्टिमुलेट होता है कि हमें कुछ कार्ब्स चाहिए, तो उस समय पर हम ज़्यादा शुगर को क्रेव करते हैं। तो हम डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट शुगर को आप टोटली निकाल दीजिए अपने डाइट में या अपने घर से ही निकाल दीजिए। तो उसके अलावा आपको डेट्स हो गया, फिग्स,
या स्टीविया जो मिल रहा है, उनके पत्ते आप लेके आके पाउडर करके आप उसको शुगर के जगह पर ये स्टीविया यूज कर सकते हो। नहीं तो डेट सिरप भी मिल रहा है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। जहाँ पर आपको स्वीट चाहिए वहां पर आप यूज कर सकते हो। नहीं तो ये पाम जैगरी जो आ रहा है, वो जो ताड़ का जैगरी जो बोलते हैं हिंदी में, वो आप यूज कर सकते हो शुगर की जगह पर। लेकिन इन नेचुरल शुगर में ये भी होता है कि रिच थोड़े बहुत मिनरल्स भी रहता है, जैसे आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस भी रहता है। तो बेटर ये चीजें लेना बेनिफिट ही होगा। वो प्रोसेस में, वो नॉर्मल व्हाइट चीनी में वो प्रोसेस होता है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, इट हैज ओनली कैलोरीज। तो आप कैलोरीज की जगह पर आप इन सारे चीजों को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे मैंने बोला है नेचुरल स्वीटनेस आप इंक्लूड करेंगे तो वो फायदा ही होगा अपने शरीर के लिए। तो बेटर यूज देम। एंड या चीट फ्यू टाइम्स, नहीं मैं तो डेफिनेटली चीट करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि आजकल केक्स भी और जो भी आपको जब भी मीठा खाने का मन करता है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है। जैसे आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो केक्स भी आजकल आलमंड फ्लावर से बन रहा है या रागी फ्लावर से भी बन रहा है, तो आप उन चीजों को ऑप्ट करना बेहतर होगा देन नॉर्मल मैदा चीज आपको खाने से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर जूसेस अलाउड, व्हिच वन विल इट रेज माय शुगर, आई हैव डायबिटीज। तो जूसेस अलाउड है, पर हम ये प्रेफर करते हैं कि जब भी आप जूस लो तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का मिक्सचर वाला जूस लो। फॉर एग्जांपल अगर आप रेड जूस ले रहे हो तो उसमें पोमोग्रेनेट, कैरेट एंड बीटरूट तीनों डाल के एक रेड जूस बना के ले सकते हो। नहीं तो ग्रीन जूस ले रहे हो तो पालक डाल सकते हो और एक फ्रूट डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंगो डाल सकते हो, और उसके साथ साथ आंवला, वैसी चीज़ों को डाल के फिर एक ग्रीन जूस बना सकते हो। तो इससे क्या होता है कि वेजिटेबल्स में थोड़ा और ज़्यादा, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स में थोड़ा और ज़्यादा फाइबर होता है, तो उससे शुगर जल्दी बढ़ता नहीं है, जो कि फ्रूट्स में ज़्यादा होता है। तो और उसके क्या बोलते हैं, और जूसेस आर वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होता है और फाइबर भी होता है, तो इट्स वेरी गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स। और आपका शुगर, अगर आप प्लांट प्लस फ्रूट वाला जूस ले रहे हो तो आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। बट येस, अगर आपको डायबिटीज है तो हम ओनली फ्रूट वाला शुगर प्रेफर नहीं करते हैं, ओनली फ्रूट वाला जूसेस हम प्रेफर नहीं करते हैं। आपको फ्रूट खाना ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, मेरे पास एक सवाल आया है कि कुछ फलों में शुगर्स रहते हैं फ्रूट्स में, तो वो जैसे मैंगो है, वो सारी चीज हम ले सकते हैं क्या? डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, क्योंकि मैंगो इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स, बीटा कैरोटीन वगैरह ज्यादा होता है उसमें। आपको सीजनल फ्रूट जरूर लेना चाहिए। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपको कोमॉर्बिडिटीज होता है, जैसे शुगर वगैरह होता है, तब उस समय पर आपको इंस्टेड ऑफ ईटिंग फुल फ्रूट आप लेने की जगह पर आधा फ्रूट आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आप चाहिए तो है ना 1 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर, या आपको फ्लैक्सीड पाउडर लेने से भी अच्छा होता है। वो क्या करता है, जब फ्लैक्सीड और मैंगो आप एक साथ जब ले रहे हो तो वो ग्लूकोज शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ाने में वो कंट्रोल करता है फ्लैक्सीड। तो बेहतर होगा आप जब भी आपका मन कर रहा है मैंगो खाने के लिए, वो भी आधा ले लीजिए, और उसके साथ फ्लैक्सीड आप लेने से फायदा होगा। दूसरे फ्रूट्स भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको शुगर वगैरह नहीं है तो डेफिनेटली ऑल सीजनल फ्रूट्स ऑल कैन हैव। अगर आप लोग कीमोथेरेपी पे हो या रेडिएशन थेरेपी पे है तो तभी मैं एडवाइस करूंगी कि आपको थिक स्किन वाला फ्रूट यूज करने के लिए, जैसे वाटरमेलन हो गया, या आपको पोमोग्रेनेट, ये जो थिक स्किन वाले फ्रूट्स आते हैं वो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय पर भी जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन चल रहा है उस समय पर थिक स्किन वाला यूज कर सकते हो। बाकी के टाइम आपको फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से साफ करके और एक ब्रश से स्क्रब करके आपको फिर उसको धो के फिर आपको यू हैव टू पील द स्किन वेरी थिक, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हो रहे स्प्रे कर रहे हैं फ्रूट्स को पकाने में या उसको प्रोटेक्ट करने में। तो हमें वो सारी चीज ध्यान रख के हमें फ्रूट्स लेना है। थैंक यू त्रिवेणी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स माय बर्थडे टुमारो, कैन आई हैव अ केक और स्वीट्स, आई कांट से नो टू माय फैमिली। तो स्वीट्स एक्चुअली अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा होता है,
और जैसे त्रिवेणी ने पहले भी कहा था, आजकल बहुत सारे आलमंड फ्लोर बेस्ड केक्स भी मिलते हैं जिसमें मैदा का यूज़ नहीं होता है, नहीं तो व्हीट का यूज़ नहीं होता है। तो वैसे केक्स आप प्रेफर कर सकते हो, और ऐसे केक्स आप स्टीविया डाल के नहीं तो नेचुरल स्वीटनर्स डाल के भी बना सकते हैं। तो आपको इसमें भी ये आपको स्पेशली ऑर्डर करना पड़ेगा ऐसे केक्स बनाने के लिए, बट वो एक ऑप्शन है आपके पास। बट नहीं, अगर आप किसी और के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो और आपको स्वीट खाना है, तो वंस इन अ वाइल ऑन अ वेरी रेयर ओकेजन आप अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शुगर खा रहे हो तो उसमें ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए, हार्म नहीं होगा। बट द थिंग इज, आपको ये ख्याल रखना होगा कि ये सब एक हैबिट है। अगर हम एक हैबिट फॉर्म कर देते हैं तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक बार हैबिट छूट जाता है उसके बाद इवन इफ वी चीट फॉर वन डे, हमें वो बार बार करने का मन करता है। तो यू हैव टू बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड भी होके जाना चाहिए कि हाँ मैं ये एक ही बार खाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं खाऊंगा करके। मेरे लिए है आई एम यूजिंग रेल्स ट्यूब एंड पेग ट्यूब, and what diet can I follow? Yeah, definitely रेल ट्यूब्स और पेग ट्यूब जब होता है शरीर में तो तब आप लोगों को ज्यादा तरफ से क्लियर लिक्विड्स एंड सेमी लिक्विड्स का डाइट दिया जाता है। कोई भी डाइटिशियंस वही देते हैं। तो बेसिकली क्लियर लिक्विड्स में दाल, लाइक बार्ली वाटर, टेंडर कोकोनट वाटर, ये सारे चीज आ जाते हैं। लाइक सेमी लिक्विड्स में आता है कि लाइक मिल्क, A2 वाला मिल्क, दाल, सूप और कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क वगैरह आप ले सकते हो। एंड मोर आपको प्रिकॉशंस ज़्यादा लेना चाहिए जब रेल्स ट्यूब और पेग ट्यूब रहता है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आपको ऑलवेज लूक वार्म वाटर से पहले फ्लश करना चाहिए। जितना भी क्वांटिटी, लाइक वी यूजुअली टेल 30 ml वाटर से आपको फ्लश करना चाहिए पहले देने से पहले, फीड देने से पहले और फीड देने के बाद में। एंड जो भी वो खाना पका रहे हैं उनका भी जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी खाना जब बन रहा है तभी भी बहुत प्रिकॉशंस लेना है, और जब उनको फीड करते हो तभी भी हाइजीन का प्रिकॉशन ज़्यादा लेना चाहिए, नहीं तो एक इन्फेक्शन से बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। सो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, डेफिनेटली हाँ, कभी कभी आपके डाइटिशियंस अगर कैलोरीज वगैरह नहीं मीट नहीं हो रहा है, पूरा दिन का कैलोरीज अगर सिर्फ सूप्स और दाल वाटर से नहीं मिल रहा है, कभी कभी आपके डाइटिशियंस या डॉक्टर्स भी आपको सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करेंगे। तो उस समय पर आपको बोला, मेंशन किए होंगे डाइट में कि कितना ml में कितना पाउडर मिक्स करके आपको डाइल्यूट करके देना चाहिए। तो आप वो सारी चीज रेल्स ट्यूब और पेग ट्यूब में यूज कर सकते हो। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव कैकेक्सिया, व्हाट डू आई डू? कैकेक्सिया वो होता है जब हमें बहुत सारा वेट लॉस हो जाता है, स्मॉल पीरियड ऑफ, मतलब छोटे ही टाइम पे बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, और वो इंटेंशनल नहीं होता है। दैट इज, हम जानबूझ के ये वेट लॉस नहीं करते हैं। और ये कैकेक्सिया बहुत ही एक इरिवर्सिबल कंडीशन की तरह है, एक बार हो जाता है तो पूरी तरह से हम उससे ठीक होके वापस नहीं आ सकते हैं। और कैंसर पेशेंट्स में ये बहुत ही कॉमन होता है, जो कि स्पेशली जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं। तो कैकेक्सिया में बेसिकली ये जो वेट लॉस होता है मेनली प्रोटीन, दैट इज मसल मास का वेट लॉस होता है। तो पेशेंट्स बहुत ही थिन और फ्रेल हो जाते हैं, बेसिकली ऐसे हो जाते हैं कि उनमें सिर्फ हड्डी और स्किन होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें कैलोरीज और प्रोटीन्स को बढ़ाना होगा। तो प्रोटीन्स में भी हमें स्पेसिफिक कुछ प्रोटीन्स हैं जो हमें बढ़ाना चाहिए, जैसे कि टोफू, लेंटिल्स, पीनट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स लाइक सेसमे सीड्स हो गया, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। सो इनमें क्या होता है कि इनमें ग्लाइसिन, आर्जिनाइन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ग्लूटामिन, ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। और इन अमीनो एसिड्स का मेजर फंक्शन ये है कि वो कैकेक्सिया को प्रिवेंट करता है, दैट इज वो मसल का जो वेस्टिंग होता है उसको प्रिवेंट करता है। तो ऐसे फूड्स को ज़्यादा लेना चाहिए उनको। और उसके साथ साथ उनको ये भी मैग्नीशियम भी चेक करा सकते हैं कि ब्लड मैग्नीशियम लेवल्स करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर मैग्नीशियम लेवल्स अगर कम है बॉडी में तो क्या होता है कि उन पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है। तो जब उनको भूख नहीं लगती है तो ऑटोमेटिकली वो खाना ज़्यादा खाते नहीं है, तो अगेन उनको कैकेक्सिया आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इट्स लाइक अ विशियस सर्कल इफ यू हैव मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। Whatever I eat goes out as vomit, what do I do?
डेफिनेटली कैंसर पेशेंट्स में ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे जिनको नोजिया होता है, कभी कभी डायरिया भी होता है, तो ये सारे चीज हमको फेस करना ही चाहिए। एंड इफ यू आर गुड एट इफ यू आर फॉलोइंग द डाइट प्रॉपर्ली, देन डेफिनेटली यू कैन ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, जब भी आपका नॉशियस या वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा है, फर्स्ट थिंग आई वुड एडवाइज इज उनको ज्यादा देर तक एम्प्टी स्टमक रहना, वो भी ट्रिगर करता है वॉमिटिंग या नॉशिया सेंसेशन के लिए। तो बेटर गिव देम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देना चाहिए उन लोगों को, और ज्यादा तरफ से लिक्विड्स देना चाहिए। उसमें भी लाइक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वाले कोई भी चीज यूज नहीं करना चाहिए, जैसे गार्लिक या अनियन, ये सारे चीज अवॉइड करना ही बेहतर होगा। मिंट, ये सारे चीज अवॉइड करने से बेहतर होगा उनके लिए, क्योंकि वो ट्रिगर करता है। और उसके अलावा आपको फ्लूइड्स जैसे मैंने बोला ज्यादा देना है, उसमें आप चाहिए तो बटर मिल्क दे सकते हो, या टेंडर कोकोनट वाटर, या बार्ली वाटर, या दाल सूप्स वगैरह आप दे सकते हो उनके लिए। तो वो भी थोड़ा गैप दे दे के देना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए पेशेंट को, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए उनको। जितना भले ही वो आधा कप भी पियेंगे ठीक है, फिर आप चाहिए तो 2 घंटे या 1 आवर छोड़ के फिर उनको खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। हाँ, तो ये ऐसे आपको देना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जब भी आप खाने के बाद उनको और भी वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, तो एक लेमन शॉट आप बनाकर दे सकते हो। जैसे आधा लेमन लेके उसमें जिंजर का जूस भी आप डाल के उसमें एक शॉट जैसा बनाकर एक गल्प कर सकते हो, तो उससे भी नौशिया फीलिंग कम हो जाता है। और उसके साथ साथ आप जब भी बटर मिल्क वगैरह दे रहे हो, तो उनको थोड़ा जिंजर ग्रेट करके बटर मिल्क में मिक्स करके देने से भी नौशिया फीलिंग कम हो जाता है। और पेशेंट अगर चाय पीना चाहता है तो वो भी A2 मिल्क से बना हुआ चाय में आप चाहिए तो थोड़ा अदरक डाल के दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उससे। तो इसके साथ साथ आपको डीप फ्राइड फूड्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, और स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना चाहिए। और मैंने पहले भी मेंशन किया है कि स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले फूड जैसे गार्लिक, अनियन, मिंट, इन सारे चीज को थोड़ा दूर रखना चाहिए। एंड फूड्स को नॉर्मल या कोल्ड टेम्परेचर वाले फूड्स देना चाहिए, बल्कि हॉट वाले फूड्स देने से भी नौशिया फीलिंग ज्यादा हो जाता है। तो आप यू कैन गिव देम कोल्ड टेम्परेचर या नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले फूड्स आप दे सकते हो। So my next question is, I have sore in my mouth, what can I eat? Basically मेरे मुंह में छाले हैं तो मैं क्या खा सकता हूँ? तो मुंह में छाले होने से क्या होता है कि डेफिनेटली मेजर कंसर्न ये है कि उसमें बहुत सारा पेन हो सकता है, खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बेकिंग सोडा का रिंस बना सकते हैं। बेसिकली इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट को 100 ml पानी में मिक्स करके खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद मुंह में कुल्ला करके थूक सकते हैं। तो इसको निकालना नहीं है, थूकना है। तो और जो भी खाना आप खा रहे हो वो सब रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अगर बहुत गर्म खाना अगर आप खाओगे तो उससे क्या होता है कि पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे ही अगर स्पाइसी चीज़ें खाओगे तो भी ये पेन बढ़ सकता है, और पेन बढ़ने के साथ साथ इसका हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो स्पाइसी फूड्स और बहुत गर्म खाना नहीं खाना है, ब्लैंड फूड ले सकते हैं, और वेरी कोल्ड आइस आप मुंह में रख सकते हो थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए। और डॉक्टर्स के अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो दे कैन हेल्प यू विथ जेल्स, थोड़े जेल्स दे सकते हैं जिससे ये हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। क्योंकि माउथ का अल्सर होता है तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसको हील होने में। I have constipation, what should I do? Foods to avoid, foods that will help. हाँ, जब भी अक्सर पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में उनका एपेटाइट कम हो जाता है एंड बेसिकली फाइबर इनटेक भी कम हो जाता है, तो उससे उनका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। और कभी कभी कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स भी होता है कॉन्स्टिपेशन बढ़ने में। तो उनके लिए आपको ज़्यादा तरफ से जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है तब आप लोगों को ज़्यादा फाइबर रिच फूड्स इंक्लूड करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, बीन्स वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए। और जो हिंदी में आलू बुखारी जो बोलते हैं वो चीज़ आपको डेली इंक्लूड करना चाहिए। उसके साथ साथ रेजिन्स एंड जूसेस, वो भी वेजिटेबल जूसेस विद फाइबर आप लोग इंक्लूड करने से बहुत फायदा होता है। उसके साथ साथ आपको लिक्विड्स भी ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे आपको वेजिटेबल जूसेस
हो गया, नारियल पानी हो गया, या वाटर कंजम्पशन भी आपको इंक्रीज करना चाहिए जब भी आपका कॉन्स्टिपेशन है। तो आप बेसिकली आप जब खाना खाकर एक जगह पर बैठ जाते हो तो वो भी क्या होता है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन्स को कम हो जाता है, तो तभी हमारा फूड इजिली डाइजेशन नहीं हो जाता है। तो जब भी आप फाइबर रिच फूड्स लेते हो तो उसके साथ साथ वाटर इंटेक भी ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर जब हम लेते हैं तो वो वाटर अब्सॉर्ब करके फूल जाता है अपने इंटेस्टाइन में। तभी हमें ज्यादा वाटर लेने से क्या हो जाता है, वो इजिली हमारे इंटेस्टाइन से पास होके बाउल्स में निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा एक्सरसाइजेस भी इम्पोर्टेंट होता है, और थोड़ा आप खाना खाने के बाद 10-15 मिनट्स आप घर पे ही वॉक करेंगे तो वो भी बेहतर होगा आप लोगों के लिए, कॉन्स्टिपेशन इजी हो जाएगा। और आप जब नॉर्मल वाले पानी पी रहे हो तो उसमें चाहिए तो आप सब्जा सीड्स इंक्लूड कर सकते हो, या बटर मिल्क आप जब ले रहे हो तो उसमें फ्लैक्स सीड्स या सब्जा सीड्स इंक्लूड करने से वो दोनों सीड्स एज अ लैक्सेटिव काम करेगा, आपके बाउल्स को स्मूथन करेंगे और इजिली पास होने में मदद करेगा। तो इसलिए यू कैन इंक्लूड सब्जा सीड्स एंड फ्लैक्स सीड पाउडर अपने वाटर में या आपके फ्लूइड्स में आप जो भी ले रहे हो उसमें ऐड करने से आपके लिए फायदा होगा। So how do I prevent bloating after food? I think एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी आया था रिलेटेड ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग में क्या है, ब्लोटिंग प्रिवेंट करने के लिए हमें फर्स्ट थिंग है हमारा खाने का पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एक अपराइट पोजीशन में मीन्स बैठ के खाना खाना चाहिए। अगर ये एक GBM पेशेंट है जो कि बेड रिडन है तो हम उन्हें 45 डिग्रीज नहीं तो 90 डिग्रीज बिठा के फिर खाना देना चाहिए उनको। और खाना जब खा रहे हैं तब हमें बहुत ज़्यादा च्यू भी करना चाहिए खाने को, अच्छी तरह खाने को चबाने से ब्लोटिंग ज़्यादा नहीं होता है। और खाना जब खा रहे हैं तो जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए। अगर जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो बहुत सारा एयर भी हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जिससे वो ब्लोटिंग इश्यूज बढ़ सकता है। और साथ ही खाना खाने के बाद तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए। अगर हो सकता है तो थोड़ी देर वॉक करने से क्या होता है कि ये जो गैसेस जो फिल हो जाता है वो पास हो जाएगा। और कुछ लोग कुछ चीज़ें खाने से उनको गैस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉलीफ्लावर खाने से, नहीं तो पोटैटो खाने से, नहीं तो दाल खाने से गैस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो आपको आपका बॉडी कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। एक एलिमिनेशन डाइट से आप वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा खाना खाने से मुझे ज़्यादा गैस हो रहा है, तो वैसे फूड्स आप अवॉइड कर सकते हो। अगर दाल सब खाने से आपको गैस होता है तो दाल ग्राम्स को आप स्प्राउट कर सकते हो। तो स्प्राउटिंग में क्या है कि वो थोड़ा और बाहर एंजाइमेटिक प्रोसेस हो जाता है, जिससे बहुत सारे गैसेस चीज़ें निकल जाती हैं बाहर ही। तो उसको खाने के बाद हमें ज़्यादा गैस नहीं होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे गैस प्रिवेंट हो सकता है, स्पेशली स्पाइसेस लाइक अजवाइन। अजवाइन खाने से गैस का प्रॉब्लम कम हो जाता है। तो अजवाइन को चाहिए तो आप पाम जागरी के साथ मिक्स करके उसका बॉल्स बना सकते हो और खाना खाने के बाद ले सकते हो। नहीं तो नॉर्मल पानी पीने के बजाय आप जो पानी पी रहे हो उसमें 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून जीरा डाल के अच्छी तरह उबाल के उस पानी को आप थ्रू आउट द डे पी सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अजवाइन के अलावा हींग भी गैस प्रिवेंट करता है। तो अगर आप इंडियन डाइट्स या रेसिपीज को देखोगे आप यू विल फाइंड दैट बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो गैस प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटो हो गया, नहीं तो दाल हो गया, उन सब में या तो अजवाइन नहीं तो हींग डलता ही डलता है। वो इसीलिए डलता है क्योंकि ये स्पाइसेस गैस फॉर्मेशन को रोकता है, नहीं तो कम करता है। और इसके साथ साथ आप गट माइक्रोब्स भी इंक्रीज कर सकते हो, दैट इज गुड बैक्टीरियाज इंक्रीज कर सकते हो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स खा के। तो प्रीबायोटिक्स आपका बेसिकली वेजिटेबल्स होता है, जैसे कि सेलेरी हो गया, नहीं तो कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, ये सब प्रीबायोटिक्स होते हैं। और प्रोबायोटिक्स फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, रागी अम्बली, और उसके अलावा पांता भात, ऐसी चीज़ें प्रोबायोटिक होते हैं। तो इससे क्या होता है कि गट हेल्थ अच्छा हो जाता है। जब गट हेल्थ अच्छा होता है तब भी ये एक्सेस ब्लोटिंग और गैस नहीं होता है। हाँ, अगर कोई चाय या कॉफी भी ले रहे हैं, समटाइम्स कॉफी ऑल्सो विल ट्रिगर ब्लोटिंग, तो आई वुड सजेस्ट आप कॉफी को थोड़े दिन अवॉइड करने से भी बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में आई हैव सीन कॉफी ऑल्सो ट्रिगर्स फॉर ब्लोटिंग एंड ऑल। तो आप जो पेशेंट्स कॉफी पी रहे हो और उनको ब्लोटिंग हो रहा है
तो आप चाहिए तो ये ग्लूटेन और ये कॉफी या मिल्क वगैरह अवॉइड करने से भी ब्लोटिंग कम हो जाता है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जैसे शिल्पा ने कहा है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन एलिमिनेट फ्रॉम योर डाइट, यू शुड ट्राई आउट दिस वन फर्स्ट। या अगला सवाल मेरे लिए है, आई हैव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माय प्लेटलेट्स काउंट इज वेरी लो, व्हाट डू आई ईट टू इंक्रीज द काउंट? या तो जब भी आपका प्लेटलेट्स कम हो रहा है, स्पेशली व्हेन कीमो के बाद बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनका प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पपाया लीफ जो एक्सट्रैक्ट होता है वो आपको लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए वो जब भी वो पत्ते लेके आते हैं उसको अच्छी तरह से साफ करके उबला हुआ पानी में आप डाल के 5 मिनट उसको छोड़ के फिर उसको निकाल के फिर उसका जूस बना के आप 2 टीस्पून सुबह और 2 टीस्पून रात को ले सकते हो, इवनिंग टाइम पे ले सकते हो। और उसके साथ साथ आपको जो काढ़ा होता है जैसे पारिजात लीव्स, पपाया लीव्स और ड्रुआ ग्रास और तुलसी के लीव्स से जो काढ़ा बनता है आप वो भी कंकोक्शन ले सकते हो। वो सारे पत्ते आप चाहे तो 4-5 पत्ते हर चीज का लेके आप चाय की तरह पानी में उबाल कर उसको सीव करके आप सिप बाय सिप लेके ले सकते हो। उससे भी आपका प्लेटलेट्स बढ़ने का बहुत चांसेस है। और उसके साथ साथ आपको विटामिन सी रिच फूड्स भी इंक्लूड करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको पानी ज्यादा लेना चाहिए, फ्लूइड का क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। अगर आप नॉर्मली आप 1 से 2 लीटर ले रहे हो तो पानी आपको डबल करना चाहिए। जब भी आपका प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तक पीना चाहिए, क्योंकि फ्लूइड से भी आपका प्लेटलेट्स, अगर आपका फ्लूइड इंटेक अच्छा है तो आपका प्लेटलेट्स बढ़ने का भी चांसेस बहुत रहता है। तो ये सारी चीज आपको अवॉइड करना चाहिए एंड लेना चाहिए एक्चुअली। तो और आपको फ्रूट्स, जब भी आप फ्रूट्स ले रहे हो, पहले भी मैंने बोला है कि आपको थिन स्किन्ड वाले फ्रूट्स लेना है। जब भी आपका प्लेटलेट्स कम हो रहा है तो वो जैसे वाटरमेलन, अनार और जो भी है थिन स्किन वाले फ्रूट्स आपको इंक्लूड करना चाहिए आपके डाइट में WBC बढ़ाने के लिए। Thank you, Triveni. If spices kill, why do I have acidity instead of relief? तो killing cancer cells एसिडिटी से रिलेटेड नहीं है एक्चुअली। और इनफैक्ट जैसे मैंने पहले बोला था, कुछ कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जिसको खाने से एसिडिटी एक्चुअली कम हो जाता है, जैसे कि अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया। बेसिकली एसिडिटी चिली से होती है, दैट इज हमारे जो मिर्ची होता है या फिर मिर्ची का पाउडर होता है, वो अगर हम एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं खाने पे तो उससे एसिडिटी होता है, बल्कि सारे स्पाइसेस की वजह से एसिडिटी नहीं होता है। सवाल मेरे लिए है, शुड आई अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स? हमने बहुत सारे सवालों में ये जवाब दिया है, शिल्पा और मैं दोनों में। या डेफिनेटली यू शुड अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। और जब भी आपको कंज्यूम करना चाहते हो डेयरी प्रोडक्ट्स, यू कैन रिप्लेस इट विद A2 मिल्क जो मिल रहा है आजकल। वो तो नॉर्मल देसी गाय का जो दूध आ रहा है वो आप ले सकते हो। उससे आप चाहिए तो बटर मिल्क, कर्ड, पनीर वगैरह बनाकर ले सकते हो। लेकिन नॉर्मल दूध से जो भैंस का या जर्सी गाय का दूध जो आता है वो आपको टोटली बंद करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको मीट, शुगर एंड ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स भी अवॉइड करना चाहिए आपके डाइट में। Should I have water before or after food? I get up 3 times in a day to take medication supplements with water. Actually 30 minutes gap before और after food दोनों ही अच्छा है। पर अगर आपका मेडिकेशन जस्ट बिफोर खाना है या फिर जस्ट आफ्टर द फूड है तो डेफिनेटली आप पानी ले सकते हो उसके साथ इन अ स्मॉल क्वांटिटी। और कुछ क्या बोलते हैं, पर जैसे कि पैंटोप्राजोल हो गया, वो आपको खाने से पहले लेना पड़ेगा, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकेशन वो चेंज होगा। और जैसे कि एंजाइम मेडिकेशंस जो आते हैं पैनक्रियाटिक कैंसर्स में वो ज़्यादा जाता है, तो वैसे मेडिकेशन आपको शायद खाने के साथ ही लेना पड़ेगा। बट यूजुअली वाटर कंजम्पशन 30 मिनट्स बिफोर और आफ्टर फूड आप कर सकते हैं, ले सकते हो। यूजुअली वो पैंटोप्राजोल वगैरह आपको 30 मिनट्स पहले ही लेने के लिए भी सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। तो वो 30 मिनट्स गैप सफिशिएंट है आपके लिए वाटर कंजम्पशन के लिए, तो इसलिए आप ले सकते हो। लेकिन प्लीज मेंटेन दैट गैप, नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे जो एसिड्स रहते हैं स्टमक में
वो डाइल्यूट हो जाता है और वो डाइजेशन होने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए जब वो एसिड डाइल्यूट हो जाता है तो प्रॉपर एंजाइमेटिक रिएक्शंस नहीं होंगे। तो इसलिए वी जनरली सजेस्ट नॉट टू टेक वाटर इमीडिएटली आफ्टर द मील और जस्ट बिफोर द मील। हाँ, मेरे लिए एक क्वेश्चन है, इज इट ओके टू ईट कर्ड एंड फर्मेंटेड फूड्स इन द इवनिंग टू? या डेफिनेटली यू कैन ईट कर्ड एंड फर्मेंटेड फूड्स इन द इवनिंग। आप शाम को भी ये फर्मेंटेड फूड्स, दही, छाछ वगैरह ले सकते हो, लेकिन वो सारे चीज रेफ्रिजरेटेड होना नहीं चाहिए। वो रूम टेम्परेचर में आने के बाद आप ले सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। डेफिनेटली यू कैन इंक्लूड। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू ऐड शिल्पा टू दिस? नो सेम, फर्मेंटेड फूड्स आर एक्चुअली गुड, और इवनिंग में भी हम सजेस्ट करते हैं। सुबह में एम्प्टी स्टमक में खाना भी अच्छा होता है एक्चुअली। फर्मेंटेड फूड गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग खा रहे हो तो। बट इवनिंग खाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज इट्स इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर। And if they're eating in a small bites, and if they're chewing the food thoroughly, then definitely I think so they will not have any problem. Yeah. So my next question is, my family is very reserved and we are pure Brahmins from north or south. Is CBD with diet okay? Is it not ganja or marijuana? Is it legal? तो CBD या फिर मेडिकल कैनबिस एक्चुअली सेफ है और वो ऐसे ही नहीं लिया जाता है। उसके लिए क्वालिफाइड डॉक्टर को कंसल्ट करके वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उसका डोसेज सब भी वो बताते हैं कि कितना ले सकते हो, कितना, और दे स्टार्टेड विद अ स्मॉल डोज और वो धीरे धीरे करके मेडिकल कैनबिस का जो डोसेज है वो बढ़ाया जाता है। तो और ये जो आप वो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज इट नॉट गांजा और मैरिजुआना? तो ये जो मेडिकल कैनबिस है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है गांजा से, वो सिमिलर स्पीशीज का है बट वो एक डिफरेंट प्लांट है। गांजा से वो डिफरेंट है वो वाला प्लांट, और उससे ये मेडिकल कैनबिस लिया जाता है। और साथ ही में वो लीगल भी है क्योंकि ये जो मेडिकल कैनबिस के लिए जो प्लांट है वो गवर्नमेंट ग्रो करती है। कोई भी फार्मर उसे ग्रो नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट उसे ग्रो करती है। और जो ये मेडिकेशन बनता है उनके पास स्पेसिफिक लाइसेंसेस होना चाहिए, जैसे कि आयुष लाइसेंस होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। वो लोग ही ये मेडिकेशन बना सकते हैं। और वो वैसे वाले जिनके पास लाइसेंसेस होता है उनसे ही हम वो मेडिकेशन खरीद के किसी को दे सकते हैं। और CBD से क्या होता है कि पेन रिलीफ होता है और एपेटाइट भी इम्प्रूव होता है, और साथ साथ में जो कैंसर सेल्स का ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। साथ में ही अगर आपको ऑलरेडी आप कैंसर से गुजर चुके हो और आपका कैंसर अभी बॉडी में नहीं है करके बता दिया गया है, फिर भी रिकरेंस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इफ यू आर कंटिन्यूइंग विद CBD क्या होता है कि रिकरेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। हाँ, और एक फायदा होता है CBD मेडिकेशन लेने से, बहुत सारे पेशेंट्स को नींद की भी प्रॉब्लम होता है। जब ये CBD मेडिकेशंस लेते हैं तो वो अच्छी तरह से सो पाता है। जब उनका नींद कंप्लीटली हो जाता है तो बहुत सारा डिटॉक्सिफिकेशन होता है हमारे शरीर में। जैसे टॉक्सिन्स आप जब रेडिएशन या कीमोथेरेपी के या आप ओरली जो भी ड्रग्स ले रहे हो उससे टॉक्सिसिटी हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाता है। तो उस समय पर जब आपका नींद पूरा नहीं होता है तो टॉक्सिन्स रह जाते हैं शरीर में, तो इसलिए वो लेना जरूरी होता है। और CBD मेडिकेशंस बहुत छोटे ड्रॉप्स में दिया जाता है, ये नहीं कि वो ml में भी नहीं देते हैं, इट इज ओनली गिवन इन माइन्यूट ड्रॉप्स। तो उसका आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि आपको फायदा होगा CBD मेडिकेशंस आप जब ले रहे हो। और एज यू सेड त्रिवेणी, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में मेलेटोनिन भी इंक्रीज होता है। मेलेटोनिन itself इज एंटी कैंसरस एंड वो बहुत बेनिफिशियल है कैंसर फाइटिंग के लिए। तो अ वेरी गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर पेशेंट्स के लिए भी। वैसे तो वो मेलेटोनिन नेचुरली सेक्रेशन होता है क्योंकि हमारा जब कैंसर से गुजरते हैं पेशेंट तो उनका स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है तो मेलेटोनिन सेक्रेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए नींद का वगैरह प्रॉब्लम आता है कैंसर पेशेंट में। जब वो ये लेते हैं तो वो एक्चुअली इंड्यूस करता है गुड स्लीप पाने में। योर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मेरे लिए है कि आई स्टे इन दुबई और जर्मनी और UK और सिंगापुर।
is there a western version of the veg or non-veg diet? तो ऐसा तो कैंसर पेशेंट्स के लिए वेज ही वी वुड जनरली सजेस्ट वेजिटेरियन डाइट और वेगन डाइट ही सजेस्ट करते हैं। नॉन वेज हमने पहले भी बता चुके हैं कि कितना नुकसान करता है नॉनवेज अपने शरीर में। तो बेटर आप जहाँ जिस दुनिया पे आप जहाँ कहीं पर भी हो, प्लीज फॉलो दिस एंटी कैंसर डाइट, दैट विल रियली बेनिफिट योर एंड योर पेशेंट्स एज वेल। दैट्स राइट। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि आजकल जो कंट्रीज आपने बताए हैं जैसे कि दुबई, जर्मनी, यूके, यहाँ पे आपको ऑप्शंस एक्चुअली ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पे वेरिड कल्चर्स के लोग आते हैं। तो आपको उतने फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इंडिया में शायद चाइनीज हर्ब्स नहीं मिल सकता है जो कि विच हैव एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी, बट देयर इज अ गुड चांस अगर आप सिंगापुर में रहते हो तो आपको वो मेडिकेशंस भी मिल जाएगा आसानी से। तो इट्स जस्ट कि हम इंग्रेडिएंट्स बदल रहे हैं पर आप खाना वही खा रहे हो, बस हम व्हीट बदल रहे हैं बट हम मिलेट्स ऐड कर रहे हैं। और मिलेट्स आजकल मिलेट्स का इंपॉर्टेंस वर्ल्ड भी जान रहा है, स्पेशली ऐसे मेजर सिटीज। सो बहुत सारे कंट्रीज में मिलेट्स अवेलेबल है वैसे। So that was all the questions which was posted, that is GBM group में जो भी questions post किया था वो सब हमने answer कर दिया है। तो आकांक्षा, I think we can move on to whatever questions they have put up in the chat. Yes, thank you so much first of all Shilpa and Triveni, and I'll start with the questions in the chat. तो पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी ने इंजेक्शन ले रखा है फॉर इंक्रीजिंग व्हाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल काउंट एंड दे आर अंडरगोइंग वॉमिटिंग, what should they eat and how should they eat? So I think we have already answered the question. Triveni had answered the question. So irrespective of whether वो vomiting किस वजह से हो रहा है, वो WBC की वजह से हो रहा है, WBC या RBC के इंजेक्शन की वजह से हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, स्मॉल मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स ही लेना है। और लेमन शॉट्स आप ले सकते हो। लेमन शॉट्स इज बेसिकली अ लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस विद जिंजर जूस एंड इट गोज लाइक अ शॉट। सो उससे क्या होता है कि वॉमिटिंग का फीलिंग कम हो जाता है। अगर आपको खाना देखने से वॉमिटिंग होता है तो वी सजेस्ट दैट आप खाना खाने से पहले वो लेमन शॉट लो। अगर आपको खाना खाने के बाद वॉमिटिंग का चांसेस है तो आप वो लेमन शॉट खाना खाने के बाद ले सकते हो, तो उससे वॉमिटिंग कम हो जाएगा। और स्मॉल मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स, और जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे नहीं जाना ही अच्छा होता है क्योंकि किसी लोगों को नॉजिया हो जाता है खाने की स्मेल से। दूसरा क्वेश्चन है whether we can eat rice flour. राइस फ्लावर भी जनरली टेल नो बिकॉज वो प्रोसेस हो जाता है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं जब प्रोसेसिंग टाइम में। तो वी वुड जनरली सजेस्ट टू हैव अनपॉलिश्ड राइस या ब्राउन राइस या रेड राइस, पर्पल राइस, ब्लैक राइस, इतने सारे वेराइटीज हो रहे हैं। लेकिन इन सारे राइस में क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू रिटेन हो जाता है। बल्कि ब्लैक एंड पर्पल राइस में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भी ज्यादा रहता है ड्यू टू द कलर। ऑलरेडी आप टोल्ड लाइक एंथोसाइनिन्स के कारण वो कलर से एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन गो विद दैट, बट ट्राई टू अवॉइड व्हाइट राइस एंड व्हाइट फ्लावर एज मच एज पॉसिबल। अगर आप व्हाइट राइस यूज करना ही चाहते हो तो आप ज्यादा तरफ से वेजिटेबल्स ऐड करो उसमें, या कोई साग वगैरह ऐड करके उसमें, चाहिए तो थोड़ा बेसन वगैरह ऐड करने से न्यूट्रिएंट डेंस हो जाता है। इन दैट वे दे कैन इंक्लूड व्हाइट राइस। राइस इज द स्टेपल फूड, वी कैन टेल देम नो, बट टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस आप लोग साग या ऐसे मैंने बोला है फ्लैक्स सीड पाउडर या आपको सत्तू का पाउडर या बेसन पाउडर ऐड करके आप ले सकते हो। पर चाहिए तो अगर आप जैसे त्रिवेणी ने बोला था रेड राइस और ब्राउन राइस, अगर आप इफ यू वांट यू कैन वो राइस का पाउडर आप घर में बना रहे हो तो उसमें ये केमिकल्स नहीं होता है, तो आप होममेड राइस पाउडर चाहिए तो जैसे कि कुछ डिशेस में राइस पाउडर यूज होता है, फॉर एग्जांपल केरला डिशेस में पुट्टे के लिए राइस पाउडर यूज होता है, तो वैसे डिशेस के लिए अगर आप घर में वो पाउंड करके यूज कर रहे हो तो दैट इज गुड एक्चुअली। So our final question is, if the patient is not constipated but they're still bloated, what is the reason behind it and what can they be given? ब्लोटिंग इज नॉट एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो खाली ब्लोटिंग होगा। ब्लोटिंग जैसे मैंने बोला था वो खाना जिस तरह से खा रहे हैं, जैसे ब्लोटिंग के बहुत सारे रीजन होते हैं।
जब हम लाइंग डाउन पोजीशंस में खाना खा रहे हो तो ब्लोटिंग हो सकता है, नहीं तो एक्सरसाइज नहीं होता है तो ब्लोटिंग हो सकता है। और जीबीएम पेशेंट्स में ये कॉमन हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बहुत सारे ऐसे जीबीएम पेशेंट्स हैं जो कि बेड रिडन होते हैं, तो वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं और वो बैठ के खाना खा भी नहीं पाते हैं, तो उनको ब्लोटिंग ज़्यादा हो सकता है। तो उसके लिए उनको अपराइट पोजिशन में बैठ के खाना ज़्यादा अच्छा होगा। और इफ़ दे आर बेड रिडन देन आफ्टर फूड उनका लेग एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, नहीं तो हैंड एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, जिससे बॉडी में थोड़ा बहुत मूवमेंट आ जाएगा और वो गैस रिलीज हो जाएगा। तो अगर ब्लोटिंग प्रिवेंट करना है तो जैसे मैंने पहले आंसर किया था, तो अजवैन, सौंफ, जीरा ऐसी चीज स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ब्लोटिंग कम हो जाएगा। Thank you, Shilpa. So I think with this we come to an end to the session. Thank you so much, Triveni and Shilpa. Your diet tips have been very helpful, and we would be repeating more such episodes where we learn from both of you. And I hope all of us who have loved ones or are themselves suffering from glioblastoma and brain cancer have benefited from this session. So thank you so much. Thank you all for being a part of this. Thank you.